हेलो बच्चों, बहुत ढेर सारा स्वागत है आपके अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एकदम एक नया चैप्टर बिल्कुल होगा आव्यूह। आव्यूह और सार्डिक एक अलग खंड है जिसको हम कहते हैं बीज गणित, और बोर्ड एग्जामिनेशन में इन दोनों चैप्टरों से मतलब आव्यूह और सार्डिक को लेकर के 13 मार्क्स लेने होते हैं। आपको बोर्ड परीक्षा में 13 मार्क्स से यहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल। ऐसे मानो कि आपको 13 नंबर यहां से मिल जाएंगे अगर आपने मन से इस पूरे चैप्टर को मन से पढ़ लिया। ठीक है, तो आज तो हम आपको बीसेक पढ़ाएंगे और पहली वाली जो एक्सरसाइज होगी आव्यूह की पहली एक्सरसाइज जो होगी उसको भी साथ साथ में एकदम अच्छे से कवर करवाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो भैया एक बार और देखते हैं आव्यूह होता क्या है। पहले आपको आव्यूह समझना है। बच्चों आपने समुच्चय पढ़ा है। जो समुच्चय होता है वो क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन, मतलब जो सुपरिभाषित कुछ वस्तुएं होती हैं उनका जो कलेक्शन होता है, एकत्रित करना होता है, उसी को तो हम समुच्चय कहते हैं। यहां हम संख्याओं को एकत्रित करते हैं एक निश्चित क्रम में, पंक्तियों और स्तंभों को एक आयताकार क्यारी के रूप में बना दें तो बस उसी को हम आव्यूह कहते हैं। इतनी सी बात है। देखो इस प्रकार से अगर हम आव्यूह की बात करें तो आव्यूह को प्रदर्शित करने का तरीका यह होता है कि उसको अंग्रेजी वर्णमाला के ABC इन अक्षरों से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, ABCD जो भी अक्षर हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से हम आव्यूह को प्रदर्शित करते हैं और इस प्रकार से एक आयताकार क्यारी बना लेते हैं और इस आयताकार क्यारी में पंक्तियों और स्तंभों के रूप में संख्याएं लिख देते हैं। उनको क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। देखो ध्यान दें, अगर हम ये माने कि ये संख्याएं आपकी A1, A2, A3, B1, B2, B3 और C1, C2, C3, इस प्रकार से हमने इन संख्याओं को मान लिया। जो भी इसमें संख्याएं लिखी हुई हैं वो संख्याएं इनके अवयव अर्थात एलिमेंट्स कहलाते हैं। ध्यान दें कि यहां पर हमने एक पंक्ति ये बनाई, दूसरी पंक्ति ये बनाई, तीसरी पंक्ति ये बनाई, या हम चौथी पंक्ति भी बना सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। एक पंक्ति और दो पंक्तियों से भी आव्यूह बनाया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जैसा हमने यहां बनाया है वैसा ही आव्यूह बनाना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। एक पंक्ति हो सकती है, दो पंक्ति हो सकती है, तीन पंक्ति हो सकती है, चार पंक्तियां हो सकती हैं। इसी प्रकार एक स्तंभ हो सकता है, दो स्तंभ हो सकते हैं, तीन स्तंभ या चार स्तंभ, जो भी आपको प्रश्न में दिया जाए। ठीक, मोस्टली यहां पर आपके पाठ्यक्रम के मुताबिक दो पंक्तियां दो स्तंभ अथवा तीन पंक्तियां तीन स्तंभ ही दिए जाएंगे। आपके जो पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न आएंगे वो इसी टाइप के होंगे, जिसमें कि दो पंक्तियां अथवा तीन पंक्तियां या दो स्तंभ अथवा तीन स्तंभ वाले प्रश्न होंगे। ठीक है, अच्छा भैया एक बात समझो कि अगर हम इस प्रकार से आव्यूह को सजाएं तो इस आव्यूह को सबसे पहले आपको यह समझना है कि ये जो पहली पंक्ति है उसको हम R1 नाम देते हैं, मतलब अंग्रेजी में पंक्ति को रो कहते हैं, इसलिए ये आपको R से प्रदर्शित, रो को R से प्रदर्शित करते हैं। और 1 का मतलब है पहली वाली रो, इसको क्या कहते हैं? R1। ये आपका है दूसरी रो, इसलिए इसको हम R2 कहते हैं, और ये आपका है तीसरी रो, इसको हम R3 कहते हैं। इसी प्रकार ये आपका पहला कॉलम मतलब पहला स्तंभ कहलाएगा, ये आपका दूसरा स्तंभ कहलाएगा मतलब C2 इसको कह सकते हो, और ये आपका तीसरा स्तंभ अर्थात C3 कहलाएगा। कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 1। ठीक है, इस तरीके से। यहां पर एक बात और समझनी है कि जो आव्यूह होता है उसकी कोटि हम कैसे ज्ञात करते हैं। कोटि का मतलब होता है पंक्ति गुणे कॉलम। यहां पर तीन पंक्तियां हैं, दो स्तंभ हैं, तीन पंक्तियां हैं, तीन स्तंभ हैं, इसलिए इस आव्यूह की जो कोटि होगी वो 3 गुणे 3 कोटि होगी। इसकी कोटि अगर आपसे पूछी जाए तो आपको क्या बताना है? 3 गुणे 3। अगर आव्यूह इस प्रकार से हो, मान लो कोई आव्यूह B है और वो B आव्यूह इस प्रकार से है कि A1 B1, या ऐसे लिख दें A1 A2 और यहां लिख दें B1 B2, तो ये आपका इस आव्यूह को क्या कहेंगे?
ये आपका देखो दो पंक्तियां हैं, दो स्तंभ हैं, इसलिए इस अवयव को हम कहेंगे, इसकी कोटि को क्या कहेंगे, इसकी कोटि जो होगी वो 2 गुणे 2 हो जाएगी। याद रखना है, पहले पंक्ति लिखी जाएगी, फिर इसके बाद में स्तंभ लिखा जाएगा। पंक्ति गुणे स्तंभ लिखा जाता है, ऐसा भी आपको याद रखना है। ठीक है, पहले पंक्ति हमने बताया, जैसा कि ये जरूरी नहीं है कि पंक्तियां कितनी है स्तंभ कितना है। देखो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, कोई अवयव एक सी है और उसको ऐसे लिख दें A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो यहां ये भी आपका एक कोई अवयव कहलाएगा। इसमें पंक्तियां आपकी 2 हैं, स्तंभ आपके 3 हैं, इसलिए इसका जो कोटि है, कोटि को हम दूसरा नाम क्रम भी दे सकते हैं। कोटि या क्रम, अंग्रेजी में इसको ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, तो जो अवयव है इसका ऑर्डर कितना होगा, देखो 2 गुणे 3। कितना होगा, 2 गुणे 3। पंक्तियां पहले लिखते हैं, स्तंभ बाद में लिखते हैं। ये पंक्ति है, ये स्तंभ है, तो इसका जो कोटि होगा या जो क्रम होगा वो 2 गुणे 3 कोटि का ये अवयव है। ठीक है, कोटि समझ में आ गया। इसके बाद यहां से आपसे अवयवों की संख्या भी पूछी जा सकती है। अवयवों की संख्या, तो इनका जो कोटि का गुणनफल है वो अवयवों की संख्या कहलाएगा। जैसे इसकी अवयवों की संख्या आप 6 से कह सकते हो। देखो गिनती में भी आपको 1 2 3 4 5 6, मतलब गिनती में भी आप अगर गिनोगे तो यहां पर अवयवों की संख्या आपको 6 ही मिलेगी। ठीक है, यहां पर अगर हम आपसे कहें कि कितने अवयव हैं, तो आपको कहना है 1 2 3 4, अर्थात 2 गुणे 2 बराबर 4। यहां पर इसमें कितने अवयव हैं, इसमें आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इसमें अवयवों की संख्या 9 है। 3 गुणे 3 बराबर 9। ठीक है, जो कोटि है उनका दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो अवयवों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर। तो आपने समझा अवयव होता क्या है और अवयव की कोटि क्या होती है, 2 बातें आपने समझी। ठीक है, इसके बाद अवयव कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको समझना है। चलिए यहां पर इसको नोट करते जाओ भैया, इसको हम रब कर देते हैं और इसके बाद में अब ये अवयव कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको समझना है। अवयव कितने प्रकार के होते हैं, देखिए यहां पर लिख देते हैं अवयवों के प्रकार। अवयव के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अवयव के प्रकार। देखिए सबसे पहले आपको समझना है, पहला अवयव किसको कहते हैं, पंक्ति अवयव। क्या कहते हैं, पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव का मतलब क्या है, जैसा उसका नाम है पंक्ति, इसमें केवल एक पंक्ति हो, क्या हो, एक पंक्ति हो, उसको हम कहते हैं पंक्ति अवयव। जैसे हम मान लेते हैं उदाहरण, यहां पर कोई ए अवयव है और उसमें 1 2 3 ये आपके अवयव हैं। 1 2 3 क्या अवयव हैं, 1 2 3। अब बताइए इसमें कितनी पंक्तियां हैं, आप कहोगे इसमें पंक्ति 1 है। कितनी पंक्ति है, 1। तो यहां पर अगर पंक्ति 1 हो तो ऐसे अवयव को हम पंक्ति अवयव कहेंगे। समझ में आ गया। इसके बाद दूसरी बात, स्तंभ अवयव किसको कहेंगे, स्तंभ अवयव। तो स्तंभ अवयव एक ऐसा अवयव होगा जिसमें देखो इसको हम बी से यहां प्रदर्शित कर दें। स्तंभ अवयव को हमने बी से प्रदर्शित किया तो स्तंभ अवयव इस प्रकार से हो सकता है 1 2 3। देखो इसका हम उदाहरण देके आपको बता रहे, केवल परिभाषा मौखिक बताई और उदाहरण आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो स्तंभ अवयव क्या है, स्तंभ अवयव में केवल और केवल एक स्तंभ होता है। यहां देखिए एक स्तंभ है ना, स्तंभ का मतलब आप समझ रहे हो, पंक्ति का मतलब, स्तंभ का मतलब, अगर अपने थोड़े अपने आप में समझें, पंक्ति का मतलब होता है कोई अगर इस प्रकार से क्षैतिज रेखा है ना, पंक्ति जब लगाते हैं तो कैसे, जैसे आपने कभी उसमें गए होगे इसमें भोजन वोजन करने कहीं, है ना, तो आपने क्या हुआ कि कहीं पंक्ति में बैठ के खाया होगा। कभी कोई फंक्शन में, है ना, गांव में ऐसे फंक्शन होते हैं कि आपने पंक्ति में बैठ के खाया होगा, है ना, तो वो आपकी पंक्ति कहलाती है। और स्तंभ का मतलब तो खंभा होता है भैया, सीधा सीधा, है ना, पिलर बने होते हैं ना, जब मकान बनाते हैं तो वो क्या कहता है, स्तंभ, उसी को तो कहते हैं। तो ये जो स्तंभ का मतलब ऊर्ध्वाधर और ये क्षैतिज का मतलब पंक्ति, सीधा सीधा, है ना, ये क्षैतिज है तो इसको क्या कहोगे हम, पंक्ति कहोगे।
और ये क्या है, स्तंभ, माने खंबा सा जो होता है उसको क्या कहोगे आप, स्तंभ कहोगे। तो ये स्तंभाव्यूह और ये आपका पंक्तियाव्यूह, ठीक है ना। ये इसके बाद देखो बात करते हैं तीसरे प्रकार के अवयव। तो अब समझते हैं तीसरे प्रकार का अवयव क्या होता है। तीसरे प्रकार के अवयव का मतलब हम कह सकते हैं वर्ग अवयव। वर्ग अवयव, वर्ग अवयव क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स इसको कहेंगे। वर्ग अवयव का मतलब सीधी सीधी सी बात है, एकदम सीधी बात। देखो इसको हम अगर सी से डिनोट कर दें तो हम ये कहें कि वर्ग अवयव का मतलब जितनी पंक्ति हो उतने ही स्तंभ हों। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या यदि समान है तो ऐसे अवयव को हम वर्ग अवयव कहेंगे। देखो ध्यान दें, अगर इस प्रकार से लिख दें 1 2 3 4, ये आपका देखो वर्ग अवयव है, क्योंकि यहां पर 1 2 2 पंक्तियां हो गई, 1 2 2 स्तंभ हो गए। तो जितनी पंक्तियां हैं उतने ही स्तंभ हैं। तो यहां पर इसको हम क्या कहेंगे, वर्ग अवयव का यहां पर कोटि कितनी है, 2 × 2, 2 पंक्तियां 2 स्तंभ, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, वर्ग अवयव हो गया। इसका एक दूसरा और उदाहरण समझ सकते हो। अगर ये 2 × 2 का है, 2 × 2 का ये वर्ग अवयव। अगर 3 × 3 की बात करें तो यहां पर एक मान लेते हैं डी कोई अवयव है और वो इस प्रकार से है, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो ध्यान दें। तो ये आपका देखो 3 इसमें पंक्तियां हैं, 3 इसमें स्तंभ हैं। ये आपका 3 × 3 क्रम का अवयव कहलाएगा और ये भी आपका वर्ग अवयव होगा। हमने आपको वर्ग अवयव की परिभाषा जो बताई वो ये बताई कि जितनी पंक्तियां हों उतने ही स्तंभ होने चाहिए। तो ये यहां पर 3 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ हैं, और इसमें 2 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ हैं। तो ये भी आपका वर्ग अवयव है, ये भी आपका वर्ग अवयव है, लेकिन इसकी कोटि है 2 × 2 और इसकी कोटि है 3 × 3, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे चौथे प्रकार के अवयव की, जिसको हम कहेंगे विकर्ण अवयव। क्या कहेंगे, विकर्ण अवयव। तो भैया विकर्ण अवयव क्या है, यहां समझ लेते हैं। विकर्ण अवयव कुछ इस प्रकार का अवयव होता है जिसके मुख्य विकर्ण पर अवयव होते हैं, बाकी सभी अवयव शून्य होते हैं। याद रखना है। देखो विकर्ण अवयव क्या होता है, मान लेते हैं कि आपका देखो ABCD तक तो हमने नाम दिया है। मान लेते हैं कि कोई अवयव है जिसको हमने E नाम दिया है, और वो E अवयव इस प्रकार से है कि जो मुख्य विकर्ण है, देखो मुख्य विकर्ण का भी समझ लो, मुख्य विकर्ण का क्या मतलब है। जैसे हम यहां पर आपसे कहें कि इसका अवयव का मुख्य विकर्ण क्या है, तो आपको बताना है 1 और 4, ये आपका मुख्य विकर्ण कहलाता है। 1 4 इसके अवयव, मुख्य विकर्ण के अवयव कितने हैं, 1 4। अगर हम इसमें पूछें आपसे कि मुख्य विकर्ण के अवयव कितने हैं, तो आपको कहना है 1 5 9, ठीक है। मुख्य विकर्ण के अवयव कितने हैं, 1 5 9, ये इसका मुख्य विकर्ण कहलाता है, ठीक है। यहां पर हम ऐसे भी देखो कह सकते हैं, ये आपका मुख्य विकर्ण कहलाता है, ये देखो, ठीक है। ये है इसका मुख्य विकर्ण जिसके अवयव हैं 1 5 9। यहां पर जो विकर्ण अवयव की बात करी जा रही है, तो यहां पर जो विकर्ण होगा उसमें एलिमेंट होते हैं, मुख्य विकर्ण पर एलिमेंट होते हैं, बाकी सभी एलिमेंट शून्य होते हैं। ये भी आपका 2 × 2 क्रम का हो सकता है, 3 × 3 क्रम का हो सकता है। जैसे हम 2 × 2 क्रम का बताएं तो आप यहां लिख सकते हो 1 0 0 2। यहां पर देख सकते हो आप मुख्य विकर्ण जो है, उस मुख्य विकर्ण पर हमने अवयव लिखे हैं 1 2, 1 और 2, 2 अवयव लिखे। मुख्य विकर्ण पर अवयव हैं 1 और 2, मतलब 1 2, बाकी एलिमेंट क्या है 0। इसका जो कोटि है वो कितना है, इसका कोटि है 2 × 2। दूसरा उदाहरण 3 × 3 का देखें। यहां पर दूसरा एक नाम दे दिया हमने f, और इसका हम इस प्रकार से बना दें, देखो ध्यान दें, 1 2 3। यहां मुख्य विकर्ण पर हमने अवयव लिख दिए, बाकी सब अवयव 0 लिख दे। यहां 0, यहां 0, यहां 0, यहां 0, यहां 0, यहां 0। केवल और केवल मुख्य विकर्ण पर अवयव होते हैं और बाकी सभी एलिमेंट शून्य होते हैं। ऐसे विकर्ण को हम, ऐसे अवयव को हम क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव कहते हैं। और इसकी जो कोटि होगी वो आपकी 3 × 3 कोटि इसकी हो जाएगी, ठीक। इसका ऑर्डर कितना होगा, 3/3 का। समझ में आ रहा है, बिल्कुल एकदम फाइनल। तो यहां पर आपने 4 प्रकार के विकर्ण अवयव आपको हमने समझाए, पंक्ति अवयव, स्तंभ अवयव, विकर्ण अवयव, और ये आपका वर्ग अवयव, और फिर इसके बाद विकर्ण अवयव। इसके बाद
एक अगले प्रकार का अवयव होगा जिसको हम 5वां नंबर दे सकते हैं और इसको हम कहेंगे तत्समक, तत्समक अवयव। इसको नाम देंगे हम तत्समक अवयव, तत्समक अवयव। ठीक, इसको इकाई अवयव भी कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, आई से इसको हम डिनोट करते हैं। तो यहां पर देखो तत्समक अवयव का क्या मतलब है। देखो तत्समक अवयव जो होता है वो वास्तव में विकर्ण अवयव होता है। याद रखना है कि मुख्य विकर्ण पर केवल एक मतलब मुख्य विकर्ण पर केवल एक अवयव आना चाहिए, वो भी एक। देखो ध्यान दें, अगर हम चलो कुछ दूसरा नाम एफ के बाद जी नाम दे दें, यहां पर इस अवयव का हमने जी नाम दे दिया, और अगर हमें यहां पर 2 × 2 का तत्समक अवयव लिखना है तब आपको मुख्य विकर्ण पर 1 1 लिखना है, बाकी एलिमेंट 0 लिखना है। ये देखो 2 × 2 क्रम का है और ये है आपका तत्समक अवयव। इस अवयव को जी से नहीं बल्कि याद रखिए आई से ही डिनोट किया जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको आई से ही डिनोट किया जाता है। इसके लिए विशेष याद रखो, इनको तो आप कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन तत्समक अवयव जो होता है उसको आई से ही डिनोट किया जाता है, आपको याद रखना। ठीक है, ये 2 × 2 क्रम का है। और अगर 3 × 3 क्रम का अवयव आपको याद रखना है कि 3 × 3 क्रम का तत्समक अवयव, तो वो आपको इस प्रकार से याद रखना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मुख्य विकर्ण पर आपको 1 1 1 रखना है, मुख्य विकर्ण पर 1 1 1 रखना है। देखिए आपको एक बात याद रखनी है, ये आपका तत्समक अवयव है। इस तत्समक अवयव को हम विकर्ण अवयव भी कह सकते हैं, लेकिन विकर्ण अवयव तत्समक अवयव होना आवश्यक नहीं होता है। तो याद रखिएगा, ये तत्समक अवयव के लिए क्या बताया, मुख्य विकर्ण पर 1 1 एक अवयव होना चाहिए हर हालत में। यहां देखो मुख्य विकर्ण पर कितना है, मुख्य विकर्ण पर यहां भी देखो 1 1 है। ये 2 × 2 क्रम का है और ये 3 × 3 क्रम का है, जिसमें भी हमने क्या किया है, मुख्य विकर्ण पर 1 1 1 अवयव लिखा है, 3 × 3 क्रम का है। ठीक है, तो ये हो गया भैया तत्समक अवयव। ठीक है, और इसके बाद एक अंत में 6वें प्रकार का अवयव है, इसको हम कहते हैं शून्य अवयव। क्या कहते हैं, शून्य अवयव, शून्य अवयव। तो जो शून्य अवयव होता है वो क्या होता है भैया, जिसका नाम ही शून्य है। इसका मतलब एक ऐसा अवयव जिसके प्रत्येक एलिमेंट्स 0 होते हैं, ऐसे अवयव को हम शून्य अवयव कहते हैं। अगर हम शून्य अवयव को किसी एक नाम अलग से मान लेते हैं, हम जी नाम दे दें अगर इसका, तो ये आपका अवयव शून्य अवयव जो होगा वो इस प्रकार से देखो भैया लिखा जाएगा। 2 × 2 क्रम का होगा तो उसको हम 0 0 0 लिख सकते हैं। और अगर ये 3 × 3 क्रम का होगा तो इस प्रकार लिख सकते हैं। देखो यहां पर इस प्रकार लिख सकते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0 0। मतलब ये 3 × 3 क्रम का है और ये आपका 2 × 2 क्रम का है। तो ये आपके शून्य अवयव, मतलब शून्य अवयव का मतलब सारे जितने एलिमेंट्स हैं वो सब शून्य होने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अवयव के हमने आपको प्रकार बताए। ठीक है, समान अवयव समझ लेते हैं, एक समान अवयव भी है, याद आया। एक अवयव समान अवयव कब कहलाता है, एक नहीं 2 अवयव। 2 अवयव समान अवयव तब कहलाएंगे जब उनके संगत अवयव बराबर हों। जैसे उदाहरण समझते हैं, देखो यहां पर इनको हम रब कर देते हैं और फिर इसके बाद 2 अवयवों में समानता की बात हम आपको समझाएंगे कि 2 अवयव समान कब कहे जाते हैं। देखिए बच्चों, मान लेते हैं कि एक आपके पास कोई अवयव ए है और वो अवयव, इसके अवयव हैं 2 x 3 4, और एक अवयव कोई बी है जिसके अवयव हैं 2 3 5 3 और यहां पर लिख देते हैं बाई। ठीक, ये ऐसे लिख देते हैं। अगर ये अवयव और ये अवयव समान हैं, देखो यदि ऐसे लिख दें कि यदि अवयव ए और अवयव बी दोनों समान अवयव हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अवयव जो ए है वो अवयव बी के बराबर है। अवयव ए के एलिमेंट हैं 2 x 3 4 और बी के एलिमेंट्स हैं 2 3 3 और यहां पर बाई। तो निश्चित रूप से हम ऐसा कह सकते हैं, देखो ध्यान दें, ये अवयव और ये अवयव बराबर है।
संगत अवयव बराबर होते हैं। अगर दोनों अवयव समान हैं तो इनकी संगत अवयव बराबर होंगे, मतलब ये और ये आपस में बराबर होगा, ये और ये आपस में बराबर होगा, ये और ये आपस में बराबर होगा, और ये इसके बराबर होगा। तब ऐसी स्थिति में x की वैल्यू आपको यहां पर 3 मिलेगी। देखो, और यहां पर देख सकते हो ये 4 बराबर y हो जाएगा, अर्थात y बराबर 4 हो जाएगा। तो अगर a और b समान अवयव हैं तो x बराबर 3 होगा, y बराबर 4 होगा। ठीक है, अब थोड़ी और आगे की बातें, ये तो सारी बेसिक बातें हो गई। अब थोड़े प्रश्नों के बारे में आते हैं, हम प्रश्न के ऊपर आते हैं। तो यहां पर प्रश्न हल करने से पहले कुछ बातें और समझनी होगी आपको, तो ध्यान दें। मान लो थोड़ी देर के लिए आपके पास एक अवयव हम यहां पर लिख के बता दें। मान लेते हैं कि एक अवयव A है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4, ये हमने 4 अवयव इसके लिख लिए। ठीक, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस अवयव में A11 कितना है, देखो A11 लिखा है, इसका मतलब समझो क्या है। मतलब 1 मानी हमने आपको बताया कि यहां पर ये पंक्ति और ये इसको स्तंभ, पहला ये पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो यहां पर देखो पहले ये पंक्ति और ये स्तंभ को अगर यहां से निग्लेक्ट कर दें तो ये 1 एलिमेंट्स होगा। तो A11 की वैल्यू आपको मिलेगी कितनी, 1। A11 का मतलब वो एलिमेंट्स बताना है आपको जो पहली पंक्ति में हो, पहले स्तंभ में हो। पहली पंक्ति का पहला स्तंभ का जो अवयव होगा वो A11 कहलाएगा। अगर आपसे पूछा जाए A21 बताएं, क्या बताएं, A21 बताएं, इसका मतलब दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ वाला अवयव आपको बताना है। ये दूसरी स्तंभ है और ये पहला अवयव आपका देखो ये निकलेगा, इसको आपको लिखना है। दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ वाला अवयव है 3। तो आपको A21 की वैल्यू अगर पूछी जाए तो आपको बताना है कितना, 3 बताना है। बात समझ में आ रही। इसी प्रकार का 3/3 का भी दे सकता है, ये तो 2/2 का है, 3/3 का भी दे सकता है। ठीक, इसके बाद कुछ और बातें समझो। 2 अवयवों को आपस में जोड़ा भी जा सकता है, 2 अवयवों को आपस में घटाया भी जा सकता है, और उनका गुणनफल भी किया जा सकता है। तो हम फिलहाल गुणनफल की बात थोड़ी आगे वाली है। हम यहां पर आपको अवयवों का जोड़ना और अवयवों का घटाना सिखाएंगे। देखो ध्यान दें, अगर कोई अवयव A है और एक अवयव B है, दोनों अवयवों को जोड़ना है अगर, तो एक शर्त है, अवयव A की जो कोटि हो वही अवयव B की कोटि हो, तब दोनों अवयवों को जोड़ा जा सकता है और तभी इन दोनों अवयवों को घटाया भी जा सकता है। यदि A की कोटि और B की कोटि अलग अलग है तो ऐसे अवयवों को जोड़ना और घटाना संभव नहीं होता है। इतना आपको याद रखना है। अगर A की कोटि और B की कोटि समान है, जैसे A की कोटि है हमारे पास, जैसे हम यहां पर अवयव लिख देते हैं A1, या यहां पर हम कुछ गिनती के काउंट वाले लिख दें, जैसे 1 2 3 4, और एक अवयव B है, इसकी यहां पर एलिमेंट कोई इस प्रकार से लिख दें 5 6 7 8। तो आप निश्चित रूप से ऐसा कह सकते हो कि इसकी जो कोटि है 2 × 2 है और इसकी भी कोटि 2 × 2 है। तो इन दोनों अवयवों को आपस में जोड़ा जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। ध्यान दें, अगर हमें इन दोनों अवयवों को जोड़ना है, अगर हमें इन दोनों अवयवों को जोड़ना है तो उनके संगत अवयवों को आपस में जोड़ा जाता है। अर्थात A के अवयव हैं 1 2 3 4 और यहां पर प्लस का निशान लगाओगे, और B के जो अवयव हैं उनको लिखोगे। B के अवयव हैं आपके पास 5 6 7 8। इन दोनों अवयवों को आपस में अगर जोड़ना है तो हम संगत अवयवों को जोड़ेंगे। देखो 1 के संगत 5 होता है, आपको यहां लिखना है 1 + 5, मतलब 1 और 5 को जोड़ना है। 2 और 6 को जोड़ना है, मतलब 2 + 6। 3 और 7 को जोड़ना है, अर्थात 3 + 7। और यहां पर 4 और 8 को आपस में जोड़ना है, क्योंकि 4 के संगत अवयव होगा वो 8 होता है, इसलिए यहां पर 4 और 8 को आपस में जोड़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार से A + B की वैल्यू यहां पर हमें मिल जाएगी। देखो यहां पर जोड़ दें 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये आपका 10 और ये आपका 12। तो इस प्रकार से A + B की वैल्यू यहां पर देखो हमें मिल गई। ठीक है, लेकिन याद रहे
ए और बी दोनों अवयवों को तभी जोड़ा जा सकता है जब उनकी कोटियां समान हो। जो इसकी कोटि है वही इसकी कोटि हो। अगर ये 3 गुणे 2 का है तो ये भी 3 गुणे 2 क्रम का ही अवयव होना चाहिए, तभी इनकी अवयवों को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगर घटाने की बात करें तो यहां पर देखो a माइनस बी करोगे तो 1 में से 5 घटाना होता है, 2 में से 6 घटाना पड़ता है, 3 में से 7 को घटाना पड़ता है और इसी प्रकार 4 में से 8 को घटाना होगा आपको। ठीक है, तो आप a माइनस बी प्राप्त कर सकते हो। क्लियर है बात। तो मेरे ख्याल से सारी बेसिक बातें आपने अच्छे से सीख ली, एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से। किसी प्रकार की अब शायद एक्सरसाइज को हल करने में समस्या तो शायद नहीं रहेगी। बिल्कुल एकदम आपने सारी समस्याओं को अच्छे से समझ लिया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। यहाँ पर जो पहली एक्सरसाइज है अवयव की वो है 3.1, जिसमें आपसे पहला प्रश्न देखो कितना आसान प्रश्न पूछा गया है। क्या कह रहा है भैया पहला प्रश्न, इसमें एक अवयव a बराबर हमें दिया गया है। इसको पहले यहां लिख लेते हैं। उसके अवयव हैं 2, 5, 19, 7। कितना है, पहली पंक्ति में है 2, 5 और ये है 19 और ये है आपका माइनस में 7। पहली पंक्ति आपकी ये होगी। दूसरी पंक्ति दी गई है 35, दूसरा अवयव है -2, 5/2 और ये आपका है 12। और फिर इसके बाद है ये आपका √3 और 1 और माइनस का 5 और ये है आपका 17। कितना है, 17। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपका एक अवयव हमें दिया गया है। हमसे जो प्रश्न पूछे गए हैं वो देखो कौन कौन से प्रश्न हैं। सबसे पहले हमसे प्रश्न में कहा गया है इसकी कोटि बताइए। क्या करना है, इसकी हमें कोटि बताना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न हमसे कह रहा है अवयवों की संख्या बताइए। यहां लिखना है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या हमें बतानी है। और तीसरा हमसे प्रश्न पूछा गया है अवयव A13 को बताना है। अवयव A13 बताना है, अवयव A21 बताना है, अवयव A33 बताना है और अवयव A24 बताना है और इसके बाद A23। ये इस प्रकार यहां से 5 अवयव हमसे पूछे गए। एकदम देखो आसान प्रश्न है, एकदम आसान। देखो कैसे, समझो बात। यहां पर सबसे पहले तो हमसे पूछी गई इसकी कोटि बताइए। हमने आपको कोटि क्या बताया, आपको पहले पंक्तियां गिनना है 1, 2, 3। कितनी पंक्तियां हैं, 3। फिर इसके बाद गुणा का चिन्ह लगा के स्तंभों में का गुणा कर देते हैं। देखो 1, 2, 3, 4। तो इसका मतलब ये 3 गुणे 4 क्रम का अवयव है। क्रम कोटि एक ही बात है, इंग्लिश में इसको ऑर्डर कहते हैं। तो इसकी जो कोटि होगी वो 3 गुणे 4 इसकी कोटि कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद अवयवों की संख्या हमने बताया कि इनका दोनों का आपस में गुणा कर दें, अवयवों की संख्या निकल आएगी। 3 और 4 का गुणा कितना होगा, 12। तो यहां अगर आप काउंट करना चाहें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अवयवों की संख्या 12 होगी। इसके बाद अवयव A13 बताइए। A13 का क्या मतलब बताया, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। देखो ध्यान दें, पहली पंक्ति ये हो गई, इसके बाद तीसरा स्तंभ देखो ये हो गया। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये आपका जो 19 लिखा है 19। ठीक है, इसको देखो हम एक अलग कलर से यहां कलर्ड कर दें, ये देखो लिखा हुआ है। ठीक, तो यहां पर A13 1 मतलब पहली पंक्ति और 3 मतलब तीसरा स्तंभ। तो आपको यहां पर देखो 19 मिलेगा, A13 की वैल्यू 19 हो गई। इसी प्रकार A21 बताइए। 21 मतलब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ देखो ये है, है ना। आपको क्या लिखना है, ये 35 मतलब 35 लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, 35। यहां पर आपको 35 लिखना है। इसके बाद A33 बताइए। 33 का मतलब तीसरी पंक्ति और तीसरा ही स्तंभ। देखो ये आपका कितना लिखना है, 5 माइनस का 5। ठीक, और इसके बाद A24 2 मतलब दूसरी वाली पंक्ति
और चौथा वाला स्तंभ लिखना है, तो मतलब सीधा सीधी बात है, क्या है भैया, 12 लिखना है। ठीक है, और इसके बाद A23 दूसरी वाली पंक्ति और तीसरा वाला स्तंभ, ये देखो इसका अवयव आपको मिलता है कितना, 5/2 मिल जाएगा, 5/2। ठीक है, एकदम क्लियर हो गई बात, सारी बातें जो पूछी गई थी एकदम बिना डाउट के सारी फिनिश क्लियर। चलिए भैया वीडियो को लाइक कर दो एक बार, और फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, नोट कर लो भाई इसको, और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलो भाई इसको हम रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसको भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न आपसे कहता है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, कितने अवयव हैं, 24, मतलब अवयवों की संख्या इसमें दी गई है, तो उसकी संभव कोटि क्या है आपको बताना है, मतलब कोटि इसकी कितनी संभव है वो बताना है। और यदि उसमें अवयव 13 हैं तो संभव कोटि कितनी है ये बताना है। एकदम आसान काम है। देखो ध्यान दें, अगर यहां पर हम आपसे कहें कि अवयव, किसी अवयव में अवयव कितने हैं, इस अवयव में अवयव कितने लिखे हुए हैं, 24 अवयव लिखे हुए हैं। कितने अवयव हैं, 24। यहां पर ऐसा नहीं है कि इसके बीच में हमने यहां पर टोटल अवयवों की संख्या लिख दी भैया, अवयवों की संख्या है ये, अवयवों की संख्या। यहां जरूरी नहीं है कि ऐसे ही आपको लिखना है, ये हमने समझाने के लिए लिख दिया। अवयवों की संख्या इस अवयव में कितनी है, 24। तो हम अवयव को यहां पर तो जो यहां लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं 2 × 3, तो इसका कोटि 2 × 3, यही तो करते हैं। तो यहां पर ऐसी कौन कौन सी राशियां होंगी जिनका गुणनफल 24 हो जाए। अवयवों की संख्या इन दोनों का गुणनफल होता है। तो यहां पर हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 × 24, देखो एक इसकी कोटि हो सकती है 1 × 24, दूसरी इसकी कोटि हो सकती है 24 × 1, ये भी इसकी कोटि हो सकती है। भैया इन दोनों का गुणनफल देखो 24 आएगा, इन दोनों का गुणनफल 24 आएगा। ऐसे भी हो सकता है कि 2 × 12 लिख दें, 24 गुणनफल हो जाएगा, और 12 × 2 लिख दें तो अभी आपको गुणनफल 24 ही मिलेगा। तो इसका मतलब इसकी कोटि 2 × 12 भी हो सकती है, 12 × 2 भी हो सकती है। अगर 24 अवयव हैं, किसी भी अवयव के अवयवों की संख्या 24 है, तो उसकी कोटि 2 × 12 हो सकती है, 12 × 2 भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि उसकी कोटि 3 × 8 हो, 8 या 24, या ऐसा हो सकता है 8 × 3 हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 4 × 4 = 24, 4 × 6 हो, अथवा ऐसा भी हो सकता है कि 6 × 4 हो, ऐसा भी हो सकता है। अब आगे आपको नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि 5 में किसी भी राशि का गुणा कर दें तो 24 तो नहीं आएगा, है ना। 5 में किसी भी राशि का गुणा करें 24 नहीं आएगा, इसका मतलब 5 गुणे आगे वाली कोई संख्या नहीं, 6 गुणे आगे वाली तो ये लिखी है, 7 गुणे आगे वाली कुछ है ही नहीं, 8 गुणे आगे वाली देखो लिखी है, 9 गुणे आगे वाली कुछ है ही नहीं, 10 गुणे नहीं है, 11 गुणे नहीं है, 12 गुणे होती है, तो 12 गुणे देखो ये लिखा है, 12 × 2, 2 × 12, ठीक है। और इसी प्रकार से 24 × 1 और 1 × 24, ठीक। तो यहां पर जो संभव कोटियां हैं वो आपकी देखो ये लिखी है, क्या लिखी है, यहां पर आप लिख सकते हो संभव कोटियां, ठीक है। इसको आप अपने हिसाब से लिख लें, और यहां पर संभव कोटियों की संख्या बराबर ये हो जाएगी कितनी, यहां से यहां तक टोटल, है ना, ये आपको लिखना, इतनी है ये संभव कोटियों की संख्या, ठीक है। अगर किसी भी अवयव में अवयवों की संख्या 24 है तो उसके संभव कोटियों की संख्या कितनी होगी, 1 × 24, 24 × 1, 2 × 12, 12 × 2, 3 × 8, 8 × 3, 4 × 6 और 6 × 4 होंगी, ठीक है। इतना कम समझ में आया। अगर यहीं पर एक प्रश्न में कहा गया है कि यदि अवयवों की संख्या, अवयवों में यदि अवयव में अवयवों की संख्या, है ना, यदि अवयव में अवयवों की संख्या 13 हो, 13 है, तो संभव कोटियां कितनी होंगी, तो आप बड़े आराम से बता सकते हो कितनी होंगी। तब संभव कोटियां आपकी 1 × 13 हो सकती हैं, 13 × 1 हो सकता है। तो संभव कोटियां केवल 2 होंगी, जो होंगी 1 × 13 और 13 × 1,
भैया यहाँ पर कोई संख्या ऐसी नहीं है जैसे हम 2 गुणे 2 में किसी का गुणा करें तो 13 हो ही नहीं सकता, है ना। तो यहाँ पर केवल और केवल 2 आपकी कोटियां होंगी। एक कोटि होगी 1 गुणे 13, दूसरी कोटि होगी 13 गुणे 1। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। चलो भाई इसको भी नोट करो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। लिखा है यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियां कितनी हैं। अब आप खुद कर सकते हो, है ना। संभव कोटियां कितनी हैं, अवयवों की संख्या कितनी है, 18 है, कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और यदि अवयवों की संख्या 5 हो तो संभव कोटियां कितनी है, आप इस प्रश्न को खुद करें। ठीक है, कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है 1 2 गुणे 2 अवयव a बराबर aij की रचना करिए जिसके लिए निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है aij बराबर। तो चलिए यहां पर इसको पहले हम रफ कर देते हैं, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 3 पर ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बिल्कुल एकदम आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर है 3, यहां पर देखो लिख दो भैया क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा हुआ है 2 गुणे 2 क्रम का आपको एक अवयव की रचना करनी है। एक अवयव ऐसा बनाना है जिसकी कोटि 2 गुणे 2 हो, मतलब 2 पंक्तियां हो, 2 स्तंभ हो। तो यहां पर वो अवयव दिया गया है ए अवयव की रचना करना है और ये अवयव aij ऐसा लिखा हुआ है और यहां पर इसकी हमें रचना करके दिखाना है। लेकिन ये अवयव 2 गुणे 2 क्रम का बनाना है ना। इसमें हमसे देखो प्रश्न में, पहले प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि aij बराबर i प्लस जे और इसका होल ऑफ स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2। इसकी हमें रचना करनी है 2 गुणे 2 क्रम के अवयव। तो देखो ध्यान से समझो, 2 गुणे 2 क्रम का जो अवयव होगा, देखो ध्यान दें, यहां पर लिख दें 2 गुणे 2 क्रम का जो अवयव होगा वो इस प्रकार से होगा। देखो ध्यान दें, मतलब 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ। तो यहां पर आप लिख सकते हो a11 ये पहला एलिमेंट होगा, a12 ये दूसरा एलिमेंट होगा। दूसरी वाली पंक्ति पे आ जाए तो 2 1 मतलब दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ का जो अवयव होता है उसको लिखा जाता है a21 और जो दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ का अवयव होता है उसको लिखा जाता है a22। इसका मतलब हमसे ये इतना पूछा गया है, हमें क्या क्या चाहिए, a11 चाहिए, a12 चाहिए, a21 चाहिए और a22 चाहिए, इतना हमें चाहिए, है ना। तो कैसे करते हैं, देखो एकदम आसान काम है। हम सबसे पहले इस i को 1 लिख दें, इस j को 1 लिख दें। तो अगर i को 1 लिख दें, j को 1 लिख दें तो a11 मिल जाएगा पक्का। यहां पर ऐसे करते हैं, i और j दोनों को 1 1 लिख दें। यहां लिख दें i बराबर 1 तथा j बराबर 1 रखने पर चलो यहां पर रख देते हैं। समझना है आपको बहुत ध्यान से। देखो a11 i का मान 1, j का मान 1। ठीक, चलिए आगे देखो बराबर का निशान लगाओ। i का मान 1 प्लस j का मान 1, इसका होल स्क्वायर लिखोगे, बटे में 2 लिखो। 1 और 1 2 और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, बटे में 2 लिखोगे तो हमें यहां पर 2 मिल जाएगा। तो a11 बराबर 2 मिल जाएगा। ठीक है, मतलब इस जगह पर हमें 2 लिखना है। ठीक, अब इस पर क्या लिखना है, देखो ध्यान दें, इस पर इसको हम क्या कहते हैं, 1 2, i का मान 1 और j का मान 2, है ना, ऐसे ही तो करना है। तो यहां पर लिख दें i बराबर 1 तथा j बराबर 2 रखने पर, चलो रख देते हैं यहां पर। देखो ध्यान दें, इस प्रकार हमें a12 मिल जाएगा। तो यहां पर देखो i का मान हमने 1 और j का मान 2 लिखने पर हमें a12 का मान कितना मिल जाएगा। देखो i का मान 1 लिखते हैं प्लस j का मान 2 लिख दें, स्क्वायर लिख दें और बटे में नीचे सीधा 2। तब हमें ये a12 का मान मिल जाएगा 3 का स्क्वायर 9 बटे में 2। ठीक, इसके बाद देखो अगला ये आपका a21 लेना है, a21। तो a21 के लिए क्या करेंगे, i का मान 2 लिखेंगे और j का मान 1 लिखेंगे। यहां लिख देते हैं i बराबर 2 तथा j बराबर 1 रखने पर। तो भैया रख देते हैं। देखो यहां पर आपको लिखना है i का मान 2 लिखना है, j का मान 1 लिखना है। ठीक है, तो यहां पर
आई का मान 2 लिखना है प्लस जे का मान 1 और इसका स्क्वायर और अपॉन में आपको ये 2 लिख देना है। तो वही बिल्कुल एकदम 2 और 1 3 और इसका स्क्वायर करोगे 9/2। अब एक ये चौथा एलिमेंट जो कि है A22, इसको भी हमें बनाना है। देखो कैसे बनाओगे इस एलिमेंट को, आई का मान हम यहां पर i बराबर 2 तथा j बराबर 2 रख दें। ठीक है, इस प्रकार से तो हमें A22 मिल जाएगा। i का मान 2, j का मान 2, A22 कितना हो जाएगा, i का मान 2 प्लस j का मान 2 और इसका स्क्वायर और नीचे अपॉन में 2 लिखना है। ठीक, 2 और 2 4, इसका स्क्वायर 4 चौको 16 हो जाएगा और बटे में 2, तो यहां पर हमें 8 मिल जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल देखो एकदम आसान काम हो गया। अब हमारे पास a की वैल्य/, मिल गई। a बराबर कितना हो जाएगा, A11, ये इसको तो 2 लिखना है। A12 को आपको 9/2 लिखना है, 9/2 लिखना है। और फिर इसके बाद A21 को भी आपको 9/2 लिखना है। और फिर इसके बाद A22 की वैल्यू आपकी 8 है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका देखो आव्यूह प्राप्त हो गया। ठीक है, ए आव्यूह जिसकी हमें रचना करनी थी वो हमारा 2x2 क्रम का आव्यूह प्राप्त होता है। ठीक है, बस इसी प्रकार से सारे देखो इसमें और भी पार्ट हैं, एकदम यही सब कुछ करना है इसमें भी। चलो इसका एक पार्ट और कर दें। इसमें भी देखो दूसरे पार्ट में भी वही काम करना है। ए बराबर AIJ 2x2 क्रम का आव्यूह बनाना है, मतलब यही आव्यूह हमें इसमें बनाना है। लेकिन यहां पर आपको ये जो दिया गया है AIJ बराबर वो आपके पास I/J, यहां पर दिया गया है I/J। क्या है ये, I/J, और ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, काम वही करना है। I बराबर 1, J बराबर 1 रख दें अगर, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो इसी में करेक्शन कर दे रहे है ना। तो 1/1 अर्थात 1/1 बराबर तो 1 मिल जाएगा। तो A11 की वैल्यू तो 1 मिल गई। अब आपको I बराबर 1, J बराबर 2 रखना है। तो I बराबर 1, J बराबर 2 रखने पर हमें I का मान देखो कितना लिखना है, 1 और J का मान 2, तो 1/2 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा ये, 1/2। इसके बाद I बराबर 2, J बराबर 1 रखने से A21 मिल जाएगा। कितना, यहां पर देखो हमें लिखना है I का मान 2 और बटे में 1 लिखना है। तो 2/1 मतलब 2। ठीक है, और इसके बाद A22 रखना है। तो I का मान 2, J का मान 2 रख दें तो A22 मिल जाएगा। कितना, ये आपको लिखना है 2/2। I का मान 2 और बटे में 2, 2/2 मानी 1। तो बस ये देखो हमारे पास बिल्कुल एकदम आसान काम है। ये A आव्यूह की रचना हो गई। कितनी, A11 की वैल्यू तो हमने 1 निकाली है। ठीक है, A12 की वैल्यू हमने 1/2 निकाली है। A21 की वैल्यू हमने 2 निकाली है और A22 की वैल्यू हमने 1 निकाली। ठीक, बस हो गया काम भैया, है ना। ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल सिमिलर तीसरा पार्ट इसका कर सकते हो, है ना। इसके बाद देखो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हालांकि 5वां प्रश्न भी एकदम डिटो एक ही बात है, कुछ नया नहीं करना है, समझ लेते हैं। देखो इसको भी हमें अब यहां पर 5वें प्रश्न में 3x4 आव्यूह की रचना करनी है। इसमें 2x2 की रचना करनी थी और यहां पर आपको क्या करना है, 3x4। क्या करना है, 3x4 आव्यूह की रचना करनी है। ठीक है, ए बराबर कोई आव्यूह इस प्रकार से है कि AIJ बराबर 3x4। 3x4 क्रम की आव्यूह की अगर रचना आपको करनी है, इसमें 3 पंक्तियां बनानी है। देखो ध्यान दें भैया, इसको अब हम पहले रब कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं। बड़े आराम से समझो भाई, बिल्कुल आसान प्रश्न है, सारे प्रश्न एकदम आसान है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर है चौथा, क्वेश्चन नंबर है 5वां। कितना है, 5वां। 5वां प्रश्न आपका है, इसमें एक आव्यूह 3x4 क्रम की रचना करनी है, जिसके अवयव हमें इस प्रकार से, तो ध्यान दें 3x4 क्रम का जो आव्यूह आप बनाओगे उसमें 3 पंक्तियां 4 स्तंभ बनाने हैं। 3 पंक्तियां कैसे बनाओगे, देखो A11, A12, A12, A13 और A14। ध्यान दें यहां पर 4 स्तंभ बनाने हैं, 1 2 3 4।
इसके बाद में देखो दूसरी पंक्ति पे आप लोग को लिखना है A21, A22, A23, A24 और इस प्रकार से तीसरी पंक्ति पर लिखना है A31, A32, A33, A34 इस प्रकार से लिखना दो। इस आव्यूह को हम कह सकते हैं कि 3 गुणा 4 क्रम का आव्यूह है। इसमें 3 पंक्तियां देखो हो गई और 4 आपके स्तंभ हो गए, एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और चौथा स्तंभ, 4 स्तंभ हो गए, 3 पंक्तियां। ठीक है, तो इसकी हमें रचना करनी है, जबकि यहां पर हमें प्रश्न में जो दिया गया है वो इस प्रकार से दिया गया है। देखो भैया, पहला इसका पार्ट लगाते हैं, ये पहला पार्ट, इसमें दिया गया है ए आई जे बराबर 1/2 और ये मॉड में लिखा हुआ है माइनस में 3i प्लस जे, इस प्रकार। ठीक, ये आपके पास एक कोई आव्यूह की रचना करवाई गई है। चलो देखो, बिल्कुल एकदम आसान काम है। सबसे पहले तो हमें करना है A11 निकालना है। क्या निकालना है भैया? A11। देखो A11 कैसे करोगे? i का मान 1 लिख दें, j का मान 1 लिख दें, i बराबर 1, j बराबर 1 रखने पर हमें यहां पर A11 मिल जाएगा। A11 बराबर 1/2 माइनस 3, i का मान 1 प्लस j का मान 1। अब बताओ इसको क्या लिखोगे? इसको हमें देखो माइनस का 3, इसमें 1 जोड़ना है तो माइनस का 2 मिल जाएगा। और माइनस, ये देखो मॉड जो लिखा है मॉड फलन, इसलिए इसको हम माइनस में यहां नहीं रखेंगे। तो आपको इस प्रकार लिखना है 1/2 और ये -2 नहीं, हमने बताया 2 लिखना है। 2 से 2 कैंसिल करोगे तो आपका पहला अवयव 1 मिल जाएगा। ठीक है, जो मॉड फलन होते हैं वो माइनस में आपको नहीं लिखने होते हैं। इसके बाद देखो ध्यान दें, इसमें अब आपको क्या करना है? A12 की रचना करनी है। इसमें i का मान तो 1 लिखोगे, लेकिन j बराबर अब 2 लिखना होगा। ठीक है, j बराबर 2 रखने पर, ठीक, रख देते हैं। देखो A12, i का मान 1 लिखना है, j का मान 2 लिखना है, बराबर में 1/2, ये साढ़े का निशान लगाएं, माइनस का 3 इंटू i का मान 1 लिखोगे प्लस j का मान आपको 2 लिखना है। ठीक है, तो ये माइनस का 3, इसमें 2 जोड़ेंगे तो माइनस का 1 आएगा, लेकिन हमने कहा मॉड में माइनस नहीं रखना होता है, तो 1/2 गुणे 1 अर्थात 1/2 मिलेगा। ठीक, आते हैं इस पर, ये अवयव बनाना है A13। इसमें i का मान 1, j का मान 3 लिखना है। यहां लिख देते हैं i बराबर 1, j बराबर 3 रखने पर, a बराबर 3 रखने पर। ठीक है, तो रख देते हैं। देखो A13 की रचना हो जाएगी, A13 अवयव मिल जाएगा। 1/2 लिख दें और यहां पर क्या करना है? माइनस का 3, i का मान 1 और प्लस j का मान 3 लिख दें। देखो तो ये -3 + 3 0 हो जाएगा। 1/2 में 0 का गुणा करने पर आपको यहां 0 मिल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद A14 की रचना करनी है। डायरेक्ट लिख दें, i का मान 1, j का मान 4 लिखना है, तो आपको यहां इस प्रकार से मिल जाएगा 1/2 माइनस 3, i का मान 1 लिखोगे प्लस j का मान 4 लिखोगे। ठीक है, तो ये 4 में से 3 घटाओगे, 1 मिल जाएगा। तो 1 में 2 का भाग ये है, 1/2 ये। ठीक है भैया, तो इस प्रकार से देखो एक आपकी पूरी पंक्ति कंप्लीट हो गई, पहली पंक्ति कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसके बाद दूसरी पंक्ति के अवयवों को हम यहां पर कंप्लीट कर लेते हैं। यहां पर समझ लेते हैं दूसरी पंक्ति के अवयव क्या हो जाएंगे। देखो यहां पर i का मान 1, j का मान i का मान 2, j का मान 1 है, तो अब आपको यहां पर A21 मिल जाएगा। ध्यान दें, यहां पर 2 लिखेंगे, यहां पर 1 लिखेंगे, तभी तो A21 मिलेगा। i का मान 2 यहां लिख दें। देखो 1/2 माइनस का 3 इंटू i का मान 2 लिखें प्लस j का मान 1 लिख दें। ठीक, चलिए बराबर में 1/2, यहां पर माइनस का 6 और इसमें प्लस 1 करोगे तो यहां माइनस का 5 मिलेगा, और -5 का मतलब +5 हमने बताया, मॉड में आपको माइनस नहीं लिखना है, तो माइनस का मतलब प्लस हमने बता दिया 5 और ये बटे में 2 अर्थात 5/2। ठीक है, और इसके बाद में अब ये देखो A22 मतलब i का मान भी 2 लिखना है, j का मान भी 2 लिखना है, तो इस प्रकार से आपको यहां मिल जाएगा 1/2, साढ़े बना दो, यहां पर -3 गुणे i का मान 2 लिखें प्लस j का मान भी 2 लिख दें, तो अब हमें ये मिल जाएगा। देखो कितना, माइनस का 6 2 जोड़ दें, इसमें माइनस का 4 हो जाएगा, लेकिन लिखना +4 है, तो 1/2 गुणे 4
अर्थात ये आपको 2 मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद में ये वाला अवयव 8 2 3, तो 8 2 3 देखो कैसे ज्ञात करोगे, क्या करोगे, 1/2 आई का मान 2, जे का मान 3 लिखना है। यहां पर आई का मान देखो -3, आई का मान 2 लिखे, प्लस जे का मान आपको 3 लिखना है। ठीक है, 3 दूनी 6, -6, और -6 में 3 जोड़ोगे तो -3 मिलेगा, और मॉड में हमने कहा माइनस नहीं लिखना है तो 3 मिलेगा और बटे में 2, अर्थात 3/2 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में ये चौथा ये वाला अवयव लिखना है 8 2 4। इसमें क्या करना है, आई का मान 2, जे का मान 4 लिखना है। 1/2 लिख दें, -3, आई का मान तो हम यहाँ 2 लिख देते हैं, प्लस का निशान लगाएं, जे का मान 4 लें। ठीक, लिखना सब इसी में है जो हमें दिया गया, इसमें आई जे के मान रखते हुए हम इन अवयवों को प्राप्त करेंगे। सबसे पहले तो यहां पर देखो क्या मिल जाएगा, -6, 4 जोड़ोगे -2, -2 में 2 से भाग करोगे तो -1, माइनस लिखना नहीं है, 1 लिखना है। ठीक है, इसके बाद में चलो तीसरी रो पर आ जाओ, तीसरी वाली पंक्ति पे आ जाओ। तो इसमें A31 आई का मान 3, जे का मान 1 लिख दो। यहां पर 1/2 सार्डिक में लिखना है, माइनस में 3 गुणे आई का मान 3 प्लस जे 1। ठीक है, तो -9 1 जोड़ोगे इसमें -8 हो जाएगा, और बटे में 2 करोगे तो -4 हो जाएगा, लेकिन माइनस नहीं लिखना है, 4 लिखना है। ठीक, इसके बाद में A32 ये वाला A32 आई का मान कितना 3 लिखना है, जे का मान 2 लिखना है। तो अब आपको इस प्रकार से मिल जाएगा 1/2 -3 इंटू में 3, आई का मान कितना लिखोगे 3, और प्लस जे का मान आपको 2 लिखना है। तब -9, और इसमें -9 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो हमें -7 मिलेगा, और बटे में 2 करें लेकिन माइनस लिखेंगे नहीं, 7/2 लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम यहां पर A33 की बात करें, 33। ठीक, आई का मान 3 और जे का मान भी 3 लिखना है। 1/2 सार्डिक में लिखें, -3, आई का मान 3 लिखें, जे का मान भी 3 लिख दें। ठीक है, 3 3 9, 9 -3 घट जाएगा तो -6, और -6 में अगर 3 का भाग करोगे तो -2 का भाग करोगे, 3 दूनी 6 है ना, 2 से भाग करोगे तो 3 बार जाएगा, लेकिन +3 लिखना है। एक बार फिर से समझ लें, -9 है, 3 जोड़ोगे -6, और 2 से भाग करोगे तो -3, लेकिन +3 लिखना है, क्योंकि मॉड में माइनस नहीं लिखते। और अंत में A34 लिखना है, A34। तो आई का मान आपको 3 लिखना है, जे का मान 4 लिखना है। तो 1/2 सार्डिक बनाएं, और यहां पर आई का मान आपको देखो कितना, -3, आई का मान 3 लिखना है, प्लस जे का मान 4 लिखना है। -3 3 9, 9 में से 4 जोड़ोगे तो -5 बचेगा, लेकिन +5 लिखना है, बटे में 2, 5/2 लिखना। ठीक, तो इस प्रकार से ये सारे अवयव देखो हमें मिल गए। अब इनको हमें क्या करना है, यहां लिखना है, तो हमें एक सार्डिक ए मिल जाएगा जिसकी हमें रचना करनी थी। तो ये सार्डिक देखो यहां पर थोड़ा जगह कम है, यहां लिख देते हैं, यहां समझ लें। ठीक है, इनको सबको जो भी हमने एलिमेंट्स निकाले हैं उनको हम यहां पर फिलअप कर देते हैं। A11 की वैल्यू देखो 1 है, यहां लिख दें 1। A12 की वैल्यू 1/2 है, यहां पर 1/2 लिख दें। A13 0 लिख दें। A14 1/2 लिख दें, 1/2 लिख दें। तो इस प्रकार से देखो ये तो हो गई पहली वाली पंक्ति कंप्लीट। इसके बाद दूसरी पंक्ति पे आ जाओ, यहां पर लिखना है 5/2, ये 2 इसकी वैल्यू 2 है, 2 3 इसकी वैल्यू 3/2 है, और ये आपका A2 4 इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, इसके बाद तीसरी रो के अवयव लिखना है, 3 1 इसकी वैल्यू 4 है, 3 2 इसकी वैल्यू 7/2 है, और ये 3 3 अवयव वो आपका 3 है, और ये आपका A3 4 अवयव है वो आपका 5/2 है। तो इस प्रकार से देखो ये 3 × 4 क्रम का अवयव प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा काम था, है तो वही जो आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 4 में किया है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर इसको भी आपको करना है। ठीक है, समझ में आ गया एकदम बढ़िया। चलिए नोट कर लें, और फिर इसके बाद भैया इसका एक और पार्ट है वो आप बहुत आसान से कर सकते हो, है ना, खुद कर लें आप इसको। चलिए हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। बढ़ें, चलिए इसको रब कर देते हैं।
इसको पहले रब कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। आराम से नोट करते जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। लिखा है निम्नलिखित समीकरणों से x बाई जेड के मान बताइए। मतलब दो समान आव्यूह दिए गए हैं, इनसे x और y के मान ज्ञात करना है। देखो ध्यान दें, एक आव्यूह तो हमारे पास है, ये है आपके पास 4 3 पहली पंक्ति में है, दूसरी पंक्ति में लिखा है x 5 और ये बराबर आव्यूह काय के है, ये है आपके पास y z और ये आपका 1 5। ठीक, इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसमें पूछा गया है x बाई z के मान बताइए। एकदम देखो आसान काम, यहां भी आसान काम। कैसे? यहां पर हमने बताया कि दो आव्यूह समान तभी कहलाते हैं जब उनके संगत अवयव बराबर हों। तो आप यहां कह सकते हो कि कौन संगत, देखो किसके कहा जाएगा, ये वाला इसके संगत है, ये इसके संगत है, ये इसके संगत है और 5 5 तो ठीक है ये। तो इसका मतलब अगर हम ये कहें कि संगत, यहां लिख देते हैं, संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो यहां पर देखो हमें क्या मिल जाएगा, y का मान तो 4 मिल जाएगा। देखो ध्यान दें, y बराबर 4, z की वैल्यू 3 मिल जाएगी, आपको यहां z बराबर 3 लिखना है। x की वैल्यू 1 मिल जाएगी, x बराबर 1 और देखो 5 बराबर 5 है ही है। तो यहां पर x y z जो हमसे पूछे गए थे उनकी वैल्यूज हमें यहां पर मिल गई। देखो एकदम आसान है, यहां पर गुणा भाग कुछ नहीं करना है, बस समझना है कि अगर दो आव्यूह आपस में समान होते हैं तभी समान कहे जाते हैं जब उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। तो बस संगत अवयवों को हमने बराबर करके x y z के मान निकाल लिए। ठीक है भाई। इसी पैटर्न पर देखो दो सवाल इसमें और दिए गए हैं। यहां पर एक है आपके पास इसका दूसरा भाग, ये भी बिल्कुल एकदम वही आसान काम है। यहां लिखा हुआ है x प्लस बाई और ये 2। ठीक है, ये क्या है 2, z नहीं है 2। और ये आपके पास है 5 प्लस z और ये है x इंटू बाई, x बाई। ठीक है, और ये बराबर में दिया गया है, देखो इस प्रकार से ये दिया गया है 6 2 कितना है 6 2 और 5 8 5 8। इस प्रकार से दो आव्यूह आपस में समान दिए गए हैं, तो वही बिल्कुल वही काम करना है, संगत अवयवों को बराबर करना है। देखो यहां भी आपको वही लिखना है, संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना कर दें तो x प्लस बाई की वैल्यू हमें देखो 6 मिल जाएगी, x प्लस बाई बराबर 6। और ये तो भैया 2 बराबर 2 तो ठीक है ये। चलो इस पर हम एक इक्वेशन डाल लेते हैं, यहां पर समझ लेते हैं। देखो ये इसके बराबर है, मतलब 5 प्लस z को 6 के बराबर लिखना है, सॉरी 5 प्लस z बराबर 5 के बराबर लिखना है। तो यहां से आप बिल्कुल आसान से देखो 5 से 5 कैंसिल कर सकते हो। यहां तो z की वैल्यू तो बड़े आराम से देखो 0 निकल आई भाई, z की वैल्यू कितनी हो गई 0। इसके बाद आप समझ सकते हो x इंटू बाई बराबर 8, x इंटू बाई बराबर कितना है 8। तो यहां इस पर एक दूसरा नंबर डालने दो। ठीक, बस इन दोनों इक्वेशनों को हल करके x बाई की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, जबकि z की वैल्यू तो 0 हमें मिल गई। तो यहां से इन दोनों इक्वेशनों को हल करने के पास की विधियां आपके पास हैं ऑलरेडी। इनको हल करने के लिए हम प्रतिस्थापन विधि भी अप्लाई कर सकते हैं, विलोपन विधि भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि x प्लस बाई में ये इक्वेशन एक दिया गया है, x माइनस बाई में एक इक्वेशन और बना सकते हो, क्योंकि x इंटू बाई में हमें पहले ही से पता है। देखो एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, उसके तहत हम ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x प्लस बाई का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स बाई। तो बस इसी के तहत यहां पर x प्लस बाई की वैल्यू हमें देखो 6 दी गई है, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स बाई की वैल्यू 8 दी गई है। तो 6 का स्क्वायर तो 36 हो जाएगा, माइनस 8 का 4 में गुणा 32 हो जाएगा। तो 36 में से 32 घटाओगे तो हमें 4 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 4। तो यहां पर आपको 4 लिखना है, x माइनस बाई का स्क्वायर बराबर 4।
तो x माइनस वाई बराबर तो 2 मिल जाएगा। इस पर एक तीसरा नंबर और डाल दो, ठीक है। अब यहां से x माइनस वाई की वैल्यू 2 है, x प्लस वाई की वैल्यू 6 है, तो बस इन दोनों इक्वेशनों को आपस में जोड़ दें, बस समझो काम हो जाएगा। क्या कर दें? जोड़ दें। जोड़ने से देखो क्या होगा, यहां से जोड़ने से आप लिख सकते हो, यहां जोड़ने पर देखो y से ये y कैंसिल हो जाएगा और ये x जुड़ के हमें 2x मिल जाएगा और बराबर में यहां 2 और 6 8 मिल जाएगा। बस 2 का भाग करेंगे तो x की वैल्यू हमें 4 मिल जाएगी। देखो x बराबर 4 हो गया और इस x के 4 मान को आप समीकरण 1 में 3 में 2 में कहीं भी रख दो, काम हो जाएगा। तो यहां अगर रख दें समीकरण 1 में x का मान लिख दें तो इस प्रकार से x की वैल्यू 4 प्लस y बराबर 6, तो y बराबर हमारे पास 6 माइनस 4 प्लस का 4 है, इधर जाएगा तो माइनस का 4 और y बराबर हमें कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। अब बताओ भाई x y z के मान मिले या नहीं? x बराबर 4, y बराबर 2, z बराबर 0। क्लियर? कोई डाउट? चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। तो अब मेरे ख्याल से बड़े आराम से आप तीसरा पार्ट इसका कर सकते हो। देखिए हम आपको हिंट्स करते हैं, इसमें लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, एक इक्वेशन ये बन जाएगा। x प्लस जेड बराबर 5, एक इक्वेशन ये हो जाएगा। y प्लस जेड बराबर 7, एक इक्वेशन ये हो जाएगा। आपस में एक दूसरे में घटा दें, पहले समीकरण से दूसरा समीकरण घटाएंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा और पहले समीकरण से अगर हम तीसरा समीकरण घटाएंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। ठीक है, इधर का उधर आप करके x y z के मान ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, इसको आप खुद कर लें। हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो 7वां भी भैया वो तो वही सब कुछ कहा गया, इसमें भी 7वें में भी वही है। 2 आव्यूह आपस में यहां भी बराबर दिए गए हैं और अगर दोनों आव्यूह आपस में बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। तो बस उसी प्रकार से समीकरण बनाना है और a b c d चार राशियां हैं तो इनके मान हम ज्ञात कर लेते हैं। चलो हम थोड़ा सा हिंट करेंगे, पहले इसको हम रब कर देते हैं, इसको पूरा रब कर दें। चलिए ये है क्वेश्चन नंबर आपके पास, देखो कौन सा? 7वां प्रश्न है। क्या कहता है 7वां प्रश्न? एक समीकरण देखो यहां पर हमें दिया गया है इस प्रकार से, जो ये है a माइनस बी और इसके बाद है 2a प्लस सी, दूसरी वाली रो में लिखा हुआ है 2a माइनस बी और ये है 3c प्लस डी और ये बराबर हमें दिया गया है एक दूसरे आव्यूह के बराबर, जो कि दूसरा आव्यूह है -1, ये 5 लिखा हुआ है, दूसरी वाली पंक्ति पे 0 13 लिखा है ना। ये आपका एक समीकरण आव्यूह के रूप में समीकरण हमें दिया गया है और इसमें ये दोनों बराबर आव्यूह है ना, बराबर का चिन्ह लगा है, इसका मतलब ये आव्यूह बराबर इसके, तो ये आव्यूह दोनों आपस में बराबर हमने बताया तभी हो सकते हैं जब उनके संगत अवयव आपस में कैसे हो? बराबर हो। तो चलो यहां लिख देते हैं बिल्कुल उसी प्रकार, संगत अवयवों की तुलना करने पर संगत अवयवों की तुलना कर दें तो यहां पर देखो a माइनस बी की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? -1, a माइनस बी बराबर -1। ठीक है, इसके बाद 2a प्लस सी बराबर हमें कितना मिलेगा? 5। ठीक है, तीसरा 2a माइनस बी बराबर ये 0, ये आपका हो गया तीसरा इक्वेशन। और इस प्रकार से अगर इस अवयव की इससे तुलना करके यहां पर एक चौथा इक्वेशन बनाओगे तो 3c प्लस डी बराबर हमें 13 मिल जाएगा। बस हो गया काम। इन चारों समीकरणों को हल करके a b c d के मान मिल जाएंगे। देखिए अगर हम a और b में ये समीकरण देख रहे हैं पहला, तो हमें एक और समीकरण कोई a b में ही चाहिए तभी तो हल कर सकते हो। तो देखो एक पहला और तीसरा, इन दोनों इक्वेशनों को देखो, इन दोनों को हल कर लो, a b के मान मिल जाएंगे। फिर जो a का मान आए यहां रख दें तो आपको c का मान मिल जाएगा, फिर c का मान यहां लिख दें तो d का मान मिल जाएगा। देखो कितनी सरल बात है। देखो ध्यान दो, यहां पर हम करके दिखा देते हैं आपको। पहला समीकरण है a माइनस बी बराबर -1, तीसरा समीकरण है 2a माइनस बी बराबर 0। यहां इन दोनों को आप घटा दें। क्या करें? घटा दें। क्यों घटा दें? क्योंकि हमें यहां पर b को कैंसिल करना चाह रहे हैं, मतलब a की वैल्यू ज्ञात करना चाह रहे हैं। क्योंकि b के गुणांक समान है तो सीधा हम यहां घटा दें तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये तो चाहे प्लस लिखो चाहे -0, घटने से कोई फर्क होता नहीं है।
चलो यहां से देखो b से b कैंसिल हो जाएगा, a में से 2a घट जाएगा तो माइनस का a बचेगा। कितना बचेगा? माइनस का a और बराबर में माइनस का 1, माइनस दोनों तरफ से कैंसिल कर देंगे तो a की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी। ठीक, a बराबर 1। अब a की वैल्यू 1 हम समीकरण नंबर 1 में रख दें। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर यहां रख देते हैं। देखो a की वैल्यू हम 1 लिखेंगे, माइनस में b और बराबर में माइनस का 1, तो प्लस 1 पहले इधर जाएगा तो यहां पर माइनस 1 अर्थात -2 हो जाएगा। तो यहां माइनस b बराबर -2, माइनस से माइनस कैंसिल कर दें, b बराबर आपको 2 मिल जाएगा। ठीक है, b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 1 मिल गई, b की वैल्यू 2 मिल गई। अब यहां पर ये देखो a पहला समीकरण है, चलो a b की तो मिल गई, यहां पर रख देते हैं ये वाले दूसरे नंबर में। तो यहां लिख दें a का मान समीकरण 2 में लिखने पर, a का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 a की वैल्यू 1 लिख दें, 2 a की वैल्यू 1 प्लस c और बराबर में कितना है 5। तो यहां से c बराबर हो जाएगा 5 - 2 अर्थात 3, c बराबर 3। देखो a b और c की वैल्यू भी मिल गई। अब d की वैल्यू कैसे मिलेगी? c का मान यहां लिख दें, d की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस प्रकार से देखो यहीं पर रख के दिखा देते हैं। c का मान क्या लिख दें? c का मान समीकरण 4 में रख दें। किसमें? 4 में। तो 4 में अगर रखेंगे तो 3 × c की वैल्यू 3 लिख दें, प्लस ये है d और बराबर का निशान लगा के आपको यहां पर 13 दिया गया है। ठीक, बराबर 13। तो 3 का 9 उधर जाएगा, d बराबर हो जाएगा 13 - 9 अर्थात d बराबर 4। ठीक है भाई, a b c d चारों के मान प्राप्त हो गए, है ना। बिल्कुल आसान काम है, एकदम आसान काम, कहीं पर आपको भूलने भटकने की कोई जरूरत नहीं है, बस सावधानी से काम करें, एकदम आसान तरीका हो जाएगा। देखिए इसके बाद जो प्रश्न दिए हैं वो तो आपके मल्टीपल क्वेश्चन है, एकदम आसान, एकदम आसान। देखो ध्यान दें, यहां पर चलो इसको तो पहले नोट कर लो और फिर यहां पर इस पर हम इसको रब कर देते हैं, फिर इसके बाद इसको आराम से 8वां 9वां जो आपके विकल्प में दिए गए हैं क्वेश्चन उनको हम आपको बता देते हैं। यहां पर चलो इनको पूरा ही रब कर देते हैं। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है कोई 8वां, आपसे कह रहा है कि एक आव्यूह AIJ, इसका जो ऑर्डर दिया गया है वो है m × n, इस प्रकार से कहा गया है। एक वर्ग आव्यूह है, ये आव्यूह A जो है वो वर्ग आव्यूह कब होता है? आपको बहुत अच्छे से पता है कि जितनी पंक्तियां हों और उतने ही स्तंभ हों तो आव्यूह वर्ग आव्यूह होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या, अर्थात m बराबर n। ये क्या है? ये पंक्ति है, ये स्तंभ है। तो स्तंभ और पंक्तियां आपस में बराबर होने पर आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहा जाता है। तो यहां पर आपसे यही पूछा गया है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है, तो आपको क्या कहना है? m बराबर n। ठीक है, पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या। हो गया कम? चलिए इसके बाद एक और सवाल लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि यहां ध्यान से समझें, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के युग्म समान है? भैया वही बात है, आव्यूहों के युग्म समान आव्यूह दोनों आपस में कब बराबर होते हैं? जब संगत अवयव बराबर होते हैं। और इसके बाद में एक अंतिम जो 10वां प्रश्न है उसमें लिखा है 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रविष्टियां 0 या 1 हैं? देखो सरल सी बात है, आपसे कहा गया 3 × 3, 3 × 3 मतलब अवयव 9 हो गए। जिसकी कोटि 3 × 3 हो उसके अवयव कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो इसमें कहा गया है कि अवयवों की कुल कितनी संख्या बन सकती है जिनकी प्रविष्टियां 0 या 1 हों? 0 या 1, 0 या 1 मतलब 2 से ज्यादा नहीं। अवयव हमें प्रविष्टियां कितनी रखनी है? 0 या 1 रखनी है। और इसमें 3 × 3 कोटि का अवयव है, अर्थात यहां पर अवयवों की संख्या 9 है। तो यहां पर आपको लिखना है कुल अवयवों की संख्या बराबर 1, 0, 1, 1 मतलब 2 और 2 की पावर अवयवों की संख्या कितनी है? 9। तो आपको 2 की पावर m × n क्या लिख दें? 2 की पावर m × n। तो 2 की पावर 3 × 3 अर्थात 2 की पावर कितना? 9।
अवयवों की संख्या कितनी हो जाए, सॉरी अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 9। तो यहां पर 2 की पावर 9 तो लिखा नहीं है, लेकिन 2 की पावर 9 बराबर होता है कितना है, 2 की पावर 9 बराबर आपको लिखना है 512। कितना लिखना है, 512। तो यहां पर एक जो विकल्प दिया गया है डी, वो आपका विकल्प सही है। ठीक है, तो इस तरीके से भैया एक्सरसाइज 3.1 आपकी कंप्लीट होती है ना। इसके बाद अवयवों पर संक्रियाएं, अर्थात अवयवों का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, ये सब कुछ आगे वाली एक्सरसाइज में आपको सीखना है। एक अवयव का एक अदिश गुणन, ये भी आपको आगे वाली एक्सरसाइज में ही मिलेगा। और अवयवों के गुणधर्म भी आपको पढ़ना है। ठीक है, अवयव के गुणधर्म का मतलब ये कि अवयव के जो अवयव में जो योग का नियम होता है वो क्रमविन्वय होता है, सहचर्य होता है, योग के तत्सम का आश्रित, ये सब कुछ आपको अगले वाले वीडियो में हम आपको बहुत डिटेल से सारी बेसिक बातें बताएंगे। और इसके बाद में ये जो एक्सरसाइज है आपकी, उस एक्सरसाइज को भी हम एकदम 3.2 को एकदम फिनिश करवाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज जो आपने पढ़ा वो तो कम से कम बहुत अच्छी से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान काम था, कोई ज़्यादा है ना, कोई ज़्यादा लेंदी भी नहीं था। तो इस प्रकार से भैया इसको एक बार फिर से दोबारा से अच्छे से पढ़ लें, और इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको आगे की सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप वीडियो को भैया लाइक तो कर ही दिया करो, है ना, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, और कमेंट करके हमें बताया करो कि भैया वीडियो ठीक है, अच्छा है। ठीक है, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।